नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्विजय इकॉन लैब में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेशन जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहेवियर एंड कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस, मार्शलियन, हिक्सियन एंड सैमुअल्सन रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई विद इलास्टिसिटीज, प्रोडक्शन फंक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर ट्रेंड को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर सोचिए और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग बनाइए। अगर आप इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन चाहते हैं तो केवल पढ़ना नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारी 5000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्यवहारवादी अर्थशास्त्र मुख्यतः किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन, डेनियल कानमैन या रिकार्डो। तो इसका सही आंसर होगा डेनियल कानमैन। व्यवहारवादी अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि मनोवैज्ञानिक एवं संज्ञानात्मक कारक आर्थिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। डेनियल कानमैन और आमोस टर्वर्स्की ने प्रॉस्पेक्ट थ्योरी प्रस्तुत की है जिसने पूर्ण तर्कसंगतता की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है। सेकंड एमसीक्यू है हमारा, सीमित तर्कसंगतता की अवधारणा किसने दी है, अर्थात बाउंडेड रेशनैलिटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय। तो इसके ऑप्शन है हिक्स, हर्बर्ट साइमन, सैमुअल्सन और रॉबिन्स। तो आंसर क्या होगा इसका, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन के अनुसार उपभोक्ता एवं फर्म के पास पूर्ण जानकारी एवं असीमित मानसिक क्षमता नहीं होती, इसलिए वे अधिकतम लाभ नहीं बल्कि संतोषजनक निर्णय लेते हैं। थर्ड एमसीक्यू है, संज्ञानात्मक अर्थशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो ऑप्शन से प्रोडक्शन का, टैक्सेशन का, मेंटल प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग का या नेशनल इनकम का। तो इसका सही आंसर होगा मेंटल प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग। तो जो संज्ञानात्मक अर्थशास्त्र है वो स्मृति, सीखने की प्रक्रिया, धारणा एवं निर्णय व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मार्शल के अनुसार उपयोगिता किस में मापी जाती है? ऑप्शन से ऑर्डिनल नंबर में, यूटिल्स या कार्डिनल नंबर, मनी, इनकम ओनली, लेबर यूनिट्स में। तो इसका सही आंसर होगा यूटिल्स या कार्डिनल नंबर में। तो मार्शल अज्यूम्ड यूटिलिटी टू बी कार्डिनली मेजरेबल, मतलब मार्शल ने उपयोगिता को गणनात्मक या कार्डिनल माना है तथा इसे मापा जा सकने योग्य बताया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मार्शलियन डिमांड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। मार्शल का जो डिमांड एनालिसिस है वो किस पर आधारित है? तो ऑप्शन है इंडिफरेंस कर्व पर, मार्जिनल यूटिलिटी पर, रिवेल्ड प्रेफरेंस पर या गेम थ्योरी पर। तो इसका सही आंसर होगा मार्जिनल यूटिलिटी पर। मतलब मार्शल का जो मांग का सिद्धांत है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हिक्सियन डिमांड एनालिसिस यूजेस, मतलब हिक्स का मांग एनालिसिस किसका उपयोग करता है? कार्डिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का या मार्जिनल रेवेन्यू का। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हिक्स ने उदासीनता वक्र तथा बजट रेखा के माध्यम से क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत विकसित किया है। तो हिक्स ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया है? क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत विकसित किया है। किसके माध्यम से? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के माध्यम से। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र की ढाल को क्या कहते हैं? तो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप होती है उसको बोलते हैं, ऑप्शंस दिए हैं इलास्टिसिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एवरेज यूटिलिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRSG जिसको बोलते हैं हम। तो MRS क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर बताती है कि उपभोक्ता एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा त्यागने के तैयार है। अगला एमसीक्यू है, सैमुअल्सन का जो प्रकट वरीयता सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन से इसके कंज्यूमर चॉइस पर, यूटिलिटी मेजरमेंट पर, कॉस्ट कर्व पर, प्रोडक्शन पॉजिटिविटी कर्व पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंज्यूमर चॉइसेस पर। मतलब सैमुअल्सन के अनुसार उपभोक्ता की वास्तविक बाजार पसंद ही उसकी वरीयता को प्रकट करती है। अब 9th नंबर का एमसीक्यू है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी रिजेक्ट, प्रकट वरीयता सिद्धांत किसे अस्वीकार करता है? रेशनैलिटी को, कार्डिनल यूटिलिटी को, डिमांड कर्व को या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। तो इसका सही आंसर होगा कार्डिनल यूटिलिटी को। सैमुअल्सन ने उपयोगिता के मापन को अस्वीकार कर केवल उपभोक्ता के व्यवहार को आधार बनाया है। नेक्स्ट है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर, मांग की जो मूल्य लोच होती है वो किसको मापती है? चेंज इन इनकम को, चेंज इन प्राइस को, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज या कॉस्ट चेंज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। अर्थात
यह कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन को बताती है। नेक्स्ट है हमारा, जब मांग की लोच एक से अधिक हो तो मांग कैसी कहलाती है? तो ऑप्शन से परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका सही आंसर क्या है? इलास्टिक। तो लोचदार मांग में कीमत की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, किस वस्तु की मांग सामान्यतः बेलोचदार होती है? लग्जरी गुड्स की, नेसेसरीज़ की, फैशन गुड्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेसेसरीज़ की। क्योंकि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए फिर भी हम उनकी क्वांटिटी डिमांड करेंगे, इसलिए आवश्यक वस्तुओं की मांग सामान्यतः क्या होती है? बेलोचदार होती है। जैसे उदाहरण के लिए नमक ले लेते हैं हम, कि नमक की अगर कीमत बढ़ भी जाएगी तो हम उतनी ही क्वांटिटी खरीदेंगे जितनी हमें लगती है, या कम भी हो जाएगी तो उससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज, प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए मांग कैसी होती है? नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव या इन्फिनिटी? तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ती है। नेक्स्ट है, इन्फीरियर गुड हैव, हीन वस्तुओं के लिए आय लोच कैसी होती है? पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या इन्फाइनिट? तो इसका आंसर क्या है? नेगेटिव। मतलब आय बढ़ने पर हीन वस्तुओं की मांग क्या होती है? घट जाती है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी तो जो इन्फीरियर गुड है उनकी आप डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, नो रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सप्लाई। तो जो सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई वो क्या बताता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। अर्थात अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। नेक्स्ट है हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस रिलेशन बिटवीन, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वह किसके बीच संबंध बताता है? प्राइस और डिमांड के बीच, इनपुट और आउटपुट के बीच, कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच, टेक्स्ट और इनकम के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा? इनपुट और आउटपुट के बीच। मतलब क्या होगा हमारा कि एक जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो बताता है कि कितना इनपुट लगाएं ताकि उससे मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो सके हमें। नेक्स्ट है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम्स, अल्पकाल में उत्पादन फलन माना जाता है। क्या माना जाता है इसमें? कि ऑल फैक्टर वेरिएबल होते हैं, ऑल फैक्टर फिक्स होते हैं, सम फैक्टर फिक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस कंटिन्यूसली। तो इसका आंसर क्या होगा? सम फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है? कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, और लॉन्ग रन में क्या होता है? सभी के सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं। अब 18 नंबर का है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज इन, किस में होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई? लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, इंटरनेशनल ट्रेड में या मोनोपोली मार्केट में? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस में अप्लाई होता है? शॉर्ट रन में। भाई लॉन्ग रन में क्या अप्लाई होता है? रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट है हमारा, जहाँ सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है वह बिंदु क्या कहलाता है? स्टेज 1, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट या शटडाउन पॉइंट? तो जहाँ पर हमारा सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट अधिकतम होता है या मैक्सिमम होता है वह हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाता है। और एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस मैक्सिमम एंड टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या बताता है हमें? कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वह मैक्सिमम हो जाता है और जो टोटल प्रोडक्ट है वह इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। अब एवरेज कॉस्ट कर्व सामान्यतः कैसा होता है? जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इसके ऑप्शन दिए हैं, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यू शेप्ड या हॉरिजॉन्टल। तो एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है? जनरली यू शेप्ड का होता है। लास्ट ईयर जो MPPSC के इंटरव्यू हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है, इसको बना के बताइए। आगे देखते हैं। अच्छा, ये यू शेप का क्यों होता है? तो ड्यू टू इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब जो आंतरिक और बाह्य अर्थों अनार्थों के कारण यह यू शेप का होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एट, सीमांत लागत की परिभाषा क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ मशीनरी।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट। मतलब क्या है कि सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत है जो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने पर बढ़ती है। मतलब एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने पर जो हमें अतिरिक्त लागत आ रही है वही सीमांत लागत है। अब इन द लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फैक्टर आर फिक्स्ड, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, टेक्नोलॉजी रिमेन्स फिक्स्ड फॉर एवर। तो अभी हमने इसको पढ़ा था कुछ देर पहले कि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लीड टू, आकार की अर्थव्यवस्थाएं किसका कारण बनती हैं, राइजिंग एवरेज कॉस्ट, फॉलिंग एवरेज कॉस्ट, कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू, डिक्लाइनिंग डिमांड। तो इसका सही आंसर होगा फॉलिंग एवरेज कॉस्ट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिड्यूसेस पर यूनिट कॉस्ट ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी। मतलब बड़े पैमाने पर जब उत्पादन होता है तो उससे क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। फिर आइसोकॉन्ट कर्व रिप्रेजेंट, आइसोकॉन्ट कर्व जो है वो हमें क्या बताता है, इक्वल यूटिलिटी, इक्वल रेवेन्यू, इक्वल आउटपुट या इक्वल प्राइस। तो जो आइसोकॉन्ट कर्व है वह बताता है इक्वल आउटपुट। फिर नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज कॉल्ड, आइसोकॉन्ट का जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं, MRTS बोलते हैं, MRS बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं या APC बोलते हैं। तो उसको MRTS बोलते हैं। और आइसोकॉस्ट का जो कर्व होता है उसको क्या बोलते हैं, MRS बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर उत्पादन कारकों के प्रतिस्थापन को बताती है। अब 26 नंबर का है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम ऑक्यूर व्हेन, उत्पादक संतुलन कहाँ होता है, जहाँ पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो, या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बराबर फैक्टर प्राइस रेशो के, मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो एवरेज कॉस्ट के, या डिमांड बराबर हो सप्लाई के। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बराबर हो फैक्टर प्राइस रेशो के। तो उत्पादक संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ पर समोत्पाद वक्र समलागत रेखा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट MCQ है विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ आउटपुट, इसमें से कौन सी कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ नहीं बदलती है, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो स्थिर लागत उत्पादन बदलने पर नहीं बदलती है। फिर AFC कर्व कंटिन्यूसली, जो औसत स्थिर लागत वक्र है वह लगातार क्या होता है, मतलब राइज यानी बढ़ता है, फॉल यानी गिरता है, रिमेंस कांस्टेंट मतलब एक जैसा रहता है, या बिकम्स वर्टिकल या फिर वर्टिकल हो जाता है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। उत्पादन बढ़ने पर स्थिर लागत अधिक इकाइयों में विभाजित हो जाती है, इसका ये कारण होता है। नेक्स्ट है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR एंड MR। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR और MR होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, नेगेटिव होते हैं या जीरो होते हैं। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में AR और MR क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो AR होता है उसे ही हम प्राइस और डिमांड कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग रेखा पूर्ण कैसी होती है, लोचदार होती है या इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज, पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, प्राइस लीडर होती है, प्राइस टेकर होती है या मोनोपोली सेलर होती है। तो इसका सही आंसर आएगा प्राइस टेकर। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें फर्में जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती है, क्योंकि जो प्राइस होता है वो उसका निर्धारण कौन करता है, इंडस्ट्री करती है, उद्योग करता है। मतलब फर्म क्या करती है, कीमत को स्वीकार करती है, जबकि उद्योग या इंडस्ट्री कीमत को निर्धारित करती है। फिर अंडर मोनोपोली द डिमांड कर्व इज, एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या वर्टिकल होता है। तो एकाधिकार में जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एकाधिकार में विक्रेता को अधिक वस्तु अधिक बेचने हेतु कीमत घटानी पड़ती है। उसका कारण क्या है भैया, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि अगर अधिक वस्तु बेचना है तो आपको कीमत कम करनी पड़ेगी, तो इससे जो कर्व है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। मोनोपोली इक्विलिब्रियम और डाउनवर्ड क्यों होगा, क्योंकि इसमें इन्वर्स रिलेशन आ रहा है प्राइस और क्वांटिटी में। मोनोपोली इक्विलिब्रियम ऑक्यूर्स वेयर, एकाधिकार संतुलन कहाँ होता है, MR इक्वल टू MC, AR इक्वल टू AC, प्राइस इक्वल टू MC या डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जहाँ पर MR बराबर हो MC के,
वहाँ पर एकाधिकार क्या होगा, मोनोपोली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। लाभ अधिकतमीकरण कब होता है, एमआर जहाँ पर एमसी के बराबर होता है, इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सेम प्राइस फॉर ऑल, डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट, गवर्नमेंट प्राइसिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस वसूल करना ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ये देखिए, एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग कीमत पर बेचना क्या कहलाता है, मूल्य विभेदन कहलाता है या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा जॉन रॉबिन्सन इज एसोसिएटेड विद। जॉन रॉबिन्सन किससे संबंधित है, परफेक्ट कंपटीशन से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से, इम्परफेक्ट कंपटीशन से या सोशलिस्ट कंपटीशन से। तो इसका सही आंसर होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन से। जो जॉन रॉबिन्सन है वह अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं, चेम्बरलिन मॉडल रिलेट टू। चेम्बरलिन का जो मॉडल है वो किससे संबंधित है, मोनोपोली से, परफेक्ट कंपटीशन से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से या ड्यूओपोली से। तो चेम्बरलिन का मॉडल जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से संबंधित है, मतलब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जहाँ पर क्या होते हैं, मैनी बायर्स, मैनी सेलर्स और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। फिर 36 नंबर का है, सेलिंग कॉस्ट आर इम्पोर्टेंट इन। विक्रय लागत महत्वपूर्ण होती है, कहाँ पर महत्वपूर्ण होती है विक्रय लागत, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या बायलैटरल मोनोपोली में। तो विक्रय लागत या सेलिंग कॉस्ट महत्वपूर्ण होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर विज्ञापन और ब्रांडिंग होती है। फिर ओलिगोपोली मार्केट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। जो अल्पाधिकार बाजार होते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, कि वहाँ पर सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग फर्म होती है या फ्री एंट्री ओनली। तो इसका सही आंसर आएगा इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग फर्म। वहाँ पर क्या होता है, अल्पाधिकार में या ओलिगोपोली में फर्मों के बीच में इंटरडिपेंडेंस होती है। फिर नेक्स्ट है, किंग्ड डिमांड कर्व थ्योरी वाज गिवन बाय। जो किंग्ड डिमांड कर्व की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, स्वीजी के द्वारा, मार्शल के द्वारा, पीवू के द्वारा या हिक्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा पॉल एम स्वीजी। प्राइस रिजिडिटी इज एसोसिएटेड विथ। मूल्य कठोरता किससे संबंधित है, मोनोपोली से, ओलिगोपोली से, परफेक्ट कंपटीशन से या मोनोप्सोनी से। तो जो प्राइस रिजिडिटी है वह ओलिगोपोली से संबंधित है। जो किंग्ड डिमांड कर्व है उसी में हम प्राइस रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, मूल्य कठोरता का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मोनोप्सोनी मीन्स, मोनोप्सोनी का मतलब क्या होता है, क्रेता एकाधिकार। तो क्रेता एकाधिकार के अर्थ क्या होता है, कि यहाँ पर सिंगल सेलर होता है, मैनी बायर्स होते हैं, सिंगल बायर होता है या बायलैटरल ट्रेड होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सिंगल बायर। जहाँ पर एक ही खरीदार हो या एक ही क्रेता हो उसे क्रेता एकाधिकार कहते हैं और इंग्लिश में इसे मोनोप्सोनी कहते हैं। 41 बॉमल्स मॉडल एम्फेसाइजेस। बॉमल का मॉडल जो है वो किस पर आधारित है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर, सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर, कॉस्ट मिनिमाइजेशन पर या वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन पर। तो जो बॉमल का मॉडल है वह आधारित है सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर। अकॉर्डिंग टू बॉमल फर्म मैक्सिमाइज। बॉमल के अनुसार फर्म अधिकतम करती है यूटिलिटी, रेवेन्यू फॉर सेल्सेस, प्रॉफिट ओनली या प्रोडक्शन ओनली। तो बॉमल के अनुसार जो फर्म है वह क्या अधिकतम करती है, अपना रेवेन्यू, सेल्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको अधिकतम करती है। फिर मॉरिस मॉडल फोकसेस ऑन। जो मॉरिस का मॉडल है वो किस पर आधारित है, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन पर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर, डिमांड थ्योरी पर या रेंट थ्योरी पर। तो मॉरिस का मॉडल जो है वो ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन पर आधारित है या केंद्रित है। फिर मॉरिस एज्यूम्स सेपरेशन बिटवीन। मॉरिस ने किसके पृथक्करण को माना है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के, डिमांड एंड सप्लाई के या सेविंग एंड मैनेजमेंट के। तो मॉरिस ने ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को पृथक्करण को माना है। विलियमसन मॉडल इज रिलेटेड टू। विलियमसन का मॉडल संबंधित है मैनेजरियल डिस्क्रिशन से, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर, परफेक्ट कंपटीशन या ट्रेड साइकिल। तो इसका सही आंसर आएगा विलियमसन का मॉडल किससे संबंधित है, मैनेजरियल डिस्क्रिशन से। अगला है विलियमसन एम्फेसाइज्ड। विलियमसन ने बल दिया है, किस पर बल दिया है, तो मैनेजरियल यूटिलिटी पर बल दिया है। नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म क्रिटिसाइज। फर्म के व्यवहारवादी सिद्धांत की किसकी आलोचना करते हैं, किन्स की थ्योरी की,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अजम्पशन की, डिमांड लॉ की, या रेंट थ्योरी की? तो फर्म के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो आलोचना करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अजम्पशन की। फिर नेक्स्ट है विच मार्केट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, किस बाजार में निकट प्रतिस्थापन नहीं होते? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, या ओलिगोपोली में? तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन विच मार्केट? तो मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन प्रॉफिट इज, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन लाभ होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन प्रॉफिट किस टाइप का होता है? सुपर नॉर्मल, मोनोपोली प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, या नेगेटिव? तो लॉन्ग रन में जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। शट डाउन पॉइंट ऑक्योर वेयर, शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए, या एमआर एमसी के बराबर हो जाए, या प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाए, या एमसी मिनिमम हो जाए। तो हम पता होगा आपको कि शट डाउन पॉइंट वहाँ पर होता है जहाँ पर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। फिर विच इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से कौन सी लोच सदैव ऋणात्मक होती है? इनकम इलास्टिसिटी की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, सप्लाई इलास्टिसिटी की, या क्रॉस इलास्टिसिटी की? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। गिफन गुड्स वॉयलेट, गिफन वस्तुएं किस नियम का उल्लंघन करती है? लॉ ऑफ सप्लाई का, लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, लॉ ऑफ डिमांड का, या लॉ ऑफ रिटर्न का? तो जो गिफन गुड्स होती है वो लॉ ऑफ डिमांड का उल्लंघन करती है। गिफन गुड्स के कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो भी उसकी डिमांड होगी। नेक्स्ट देखते हैं। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन होता है। बीच कर्व इज आल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व, इसमें से किस कर्व को प्लानिंग कर्व कहते हैं? एलएसी को, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, या एसएसी को, एमसी को, या एबीसी को? तो प्लानिंग कर्व किसको बोलते हैं? एलएसी को बोलते हैं। फिर अगला है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? डिमांड कर्व से, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से, या आइसोकॉन्ट से? तो इसका सही आंसर होगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है, कॉस्ट कर्व होता है, वो किससे प्राप्त होता है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से प्राप्त होता है। फिर मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोपोली इज, एकाधिकार में सीमांत आय होती है, कैसी होती है? ग्रेटर देन प्राइस, इक्वल टू प्राइस, लेस देन प्राइस, या जीरो? तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होती है मोनोपोली में वो लेस देन प्राइस होता है। फिर अगला है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन इज एट, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन संतुलन कहाँ पर होता है? जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, या एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, या डिमांड मैक्सिमम हो। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन संतुलन मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है तब होता है। अगला है इसमें से कौन से इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डेवलप किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मार्शल, हिक्स एंड एलन, सैमुअल्सन, या पीगू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिक्स एंड एलन। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने डेवलप की है? हिक्स एंड एलन ने। जबकि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने डेवलप की है? मार्शल ने। और सैमुअल्सन का संबंध किससे है? रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से। और पीगू जो है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अगला है कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट गिवन बाय, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है? रिकार्डो ने, मार्शल ने, किन्स ने, या सैमुअल्सन ने? तो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्शल ने दिया है। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है और वास्तव में वो जो कीमत का भुगतान करता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही कंज्यूमर सरप्लस होता है। मान लीजिए कि आप मार्केट गए, कोई दुकानदार है वो टमाटर बेच रहा है 20 रुपये किलो, है ना, और आपको वो मिल जाते हैं 18 रुपये किलो, है ना, और फिर भी उस प्रोड्यूसर को लाभ होता है, तो ये माना जाएगा कि आपने 2 रुपये बचा लिए, तो वही आपका कंज्यूमर सरप्लस है। इन्फीरियर गुड्स है, हीन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर क्या होती है? हीन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर इंक्रीज होती है, रिमेन्स सेम, डिक्रीज, या इन्फिनाइट? तो हीन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर क्या होती है? कम होती है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव क्रॉस इलास्टिसिटी। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटिव या जीरो। तो इसका सही आंसर होगा नेगेटिव। एक्सपांसन पाथ सोर्स, जो एक्सपांसन पाथ है वो क्या बताता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एट डिफरेंट स्केल, प्राइस इफेक्ट, कॉस्ट रिडक्शन ओनली। तो जो एक्सपांसन पाथ है वह प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताता है डिफरेंट स्केल पर। नेक्स्ट है, रिज लाइन आर एसोसिएटेड विथ। रिज लाइन जो है वो किससे संबंधित होती है, आइसोकॉन्ट से, इंडिफरेंस कर्व से, डिमांड कर्व से या रेवेन्यू कर्व से। तो जो रिज लाइंस होती है वो संबंधित होती है आइसोकॉन्ट कर्व से। कई सारे आइसोकॉन्ट को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको रिज लाइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, रिटर्न टू स्केल्स आर स्टडीड इन। जो रिटर्न टू स्केल है उसकी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, मार्केट पीरियड में या वेरी शॉर्ट पीरियड में। तो लॉन्ग रन में हम रिटर्न टू स्केल की स्टडी करते हैं, वहीं शॉर्ट रन में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इम्प्लाई। जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है वो कहाँ पर इम्प्लाई होता है, आउटपुट राइजेस लेस प्रोपोर्शनेटली, आउटपुट राइजेस प्रोपोर्शनेटली, आउटपुट राइजेस मोर प्रोपोर्शनेटली या आउटपुट फॉल्स। तो इसका सही आंसर होगा आउटपुट राइजेस मोर प्रोपोर्शनेटली। नेक्स्ट है, विच कॉस्ट कर्व कट्स एमसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। इनमें से कौन सा कॉस्ट कर्व है जो एमसी को उसके मिनिमम पॉइंट पर कर्व काटता है सॉरी। तो ए दिया हुआ है एसी एंड एबीसी, सेकंड है एएफसी, तीसरा है टीएफसी एंड टीआर। तो इसका सही आंसर होगा एसी और एबीसी। जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसको उसके मिनिमम पॉइंट पर कौन से कॉस्ट कर्व कट करते हैं, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर अगर कट होगा तो वो शट डाउन पॉइंट होगा। नेक्स्ट है, द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज सिमिलर टू। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के संबंध किसके समान होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के, एवरेज एंड मार्जिनल मार्क्स से, यूटिलिटी एंड प्राइस के, रेवेन्यू एंड टैक्स के। तो इसका सही आंसर होगा एवरेज एंड मार्जिनल मार्क्स के। नेक्स्ट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज्यूम्स। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या एज्यूम करता है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन, परफेक्ट नॉलेज, सेलिंग कॉस्ट या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यह माना जाता है कि क्रेता और विक्रेता, सेलर एंड बायर दोनों को क्या है, मार्केट का पूरा नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है। नेक्स्ट है, विच मार्केट स्ट्रक्चर हैज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। किस मार्केट स्ट्रक्चर में फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट की। तो मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, डिओपोली में या मोनोप्सोनी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन में। नेक्स्ट है, डिओपोली मीन्स। डिओपोली का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर एक सेलर हो, दो सेलर हो, दो बायर हो या एक बायर हो। तो इसका सही आंसर होगा जहाँ पर टू सेलर हो या दो सेलर हो, वही डिओपोली होती है। कार्टेल इज एसोसिएटेड विथ। कार्टेल किससे संबंधित होता है, परफेक्ट कंपटीशन से, मोनोपोली से, ओलिगोपोली से या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। तो कार्टेल का संबंध होता है ओलिगोपोली से। नेक्स्ट है, कुर्नो का जो डेवलप मॉडल है वो किससे संबंधित है। सॉरी, आंसर ही बता दिया मैंने। ऑप्शन है मोनोपोली से, डिओपोली से, परफेक्ट कंपटीशन से या मोनोप्सोनी से। तो इसका आंसर होगा डिओपोली से। नेक्स्ट है, एजवर्थ मॉडल एम्फेसाइजेस। एजवर्थ का जो मॉडल है वो किस पर बल देता है, कैपेसिटी कांस्टेंट पर, सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर, वेलफेयर पर या रेंट पर। तो जो एजवर्थ का मॉडल है वो कैपेसिटी कांस्टेंट पर बल देता है, क्षमता, समृद्धि। फिर बर्ट्रेंड मॉडल इज बेस्ड ऑन। बर्ट्रेंड का मॉडल जो है किस पर आधारित है, क्वांटिटी कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, फैक्टर प्राइसिंग। तो इसका सही आंसर आएगा प्राइस कंपटीशन। बर्ट्रेंड का जो मॉडल है वह प्राइस कंपटीशन पर आधारित है। नेक्स्ट है, स्टेकलबर्ग मॉडल इंक्लूड। स्टेकलबर्ग मॉडल में क्या शामिल है, प्राइस लीडरशिप, लीडर फॉलोअर बिहेवियर,
मोनोपोली इक्विलिब्रियम, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा लीडर फॉलोअर बिहेवियर। स्टेकहोल्डर का मॉडल जो है वह लीडर फॉलोअर बिहेवियर पर आधारित है। प्राइस लीडरशिप इज कॉमन इन, प्राइस लीडरशिप इसमें से किस में कॉमन होती है? मोनोपोली में, ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में या मोनोप्सोनी में? तो प्राइस लीडरशिप जो कॉमन होती है वो ओलिगोपोली में होती है। नेक्स्ट है विच थ्योरी इज नोन एज मॉडर्न डिमांड थ्योरी। इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो मॉडर्न डिमांड थ्योरी भी उसको कहते हैं? तो मार्शलियन थ्योरी को, रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी को, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को या लेबर थ्योरी को? तो इसका सही आंसर होगा रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि किसके द्वारा दी गई है? पॉल सैमुएल्सन के द्वारा। नेक्स्ट है रेशनल कंज्यूमर एम्स एट, तर्कसंगत जो उपभोक्ता होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? मतलब एक कोई भी रेशनल कंज्यूमर है वह किस उद्देश्य से मार्केट में आता है? अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए? तो जो तर्कसंगत उपभोक्ता होता है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मतलब उसकी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। विच इफेक्ट एक्सप्लेन्स गिफिन पैराडॉक्स, इनमें से कौन सा इफेक्ट जो है वो गिफिन पैराडॉक्स को समझाता है? तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, डोमिनेट्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट ओनली या वेवलेन इफेक्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है डिमांड फॉरकास्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर, मांग का जो पूर्वानुमान है वह महत्वपूर्ण है किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, बिजनेस प्लानिंग के लिए या टैक्सेशन के लिए? तो डिमांड फॉरकास्टिंग इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस प्लानिंग के लिए। आप बिजनेस कोई भी कर रहे हो तो उसमें पहले देखो कि उस चीज़ की डिमांड है या नहीं है ना, उसकी फॉरकास्टिंग करोगे, उसके बाद ही फिर अपना प्रोडक्शन वगैरह करोगे। देन विच कर्व इज कॉल्ड एनवलप कर्व, इनमें से किस कर्व को एनवलप कर्व कहा जाता है? LAC को, SAC मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? तो सही आंसर होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। कई सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को जब हम एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से मतलब जोड़ते हैं तो उससे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक एनवलप के शेप में आता है, इसलिए इसको एनवलप कर्व कहा जाता है। नेक्स्ट है विच इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस बाउंडेड रेशनैलिटी, मतलब बाउंडेड रेशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस इकोनॉमिक्स ने इंट्रोड्यूस किया है? साइमन के द्वारा, हिक्स के द्वारा, मार्शल के द्वारा या सैमुएल्सन के द्वारा? तो ये साइमन के द्वारा किया गया था बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी इज रिलेटेड टू, जो प्रॉस्पेक्ट का थ्योरी है वो किससे संबंधित है? किन्स से, कॉनमैन और टॉर्स्की से, हिक्स से या रिकार्डो से? तो इसका सही आंसर होगा कॉनमैन एंड टॉर्स्की, ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट है लॉस अवर्जन मीन्स, लॉस अवर्जन का मतलब क्या होता है? प्राइस फॉर रिस्क, लॉसेस हर्ट मोर देन इक्वल गेन्स प्लीज, डिमांड डिक्रीजेज, यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट? तो इसका सही आंसर होगा लॉसेस हर्ट मोर देन इक्वल गेन्स प्लीज। नेक्स्ट है एंकरिंग बायसेस रिफर टू, एंकरिंग बायसेस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो यह किससे संबंधित है? रेशनल चॉइस से, डिपेंडेंस ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन, प्राइस रिजिडिटी या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिपेंडेंस ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच इज़ ए बिहेवियरल कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा व्यवहारवादी अवधारणा है? परफेक्ट रेशनैलिटी, ह्यूरिस्टिक्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, रिकॉर्डियन रेंट? तो इसका आंसर आएगा ह्यूरिस्टिक्स। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज ऑफ, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्यों नहीं कट करते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं लॉ ऑफ सप्लाई के कारण, कंसिस्टेंसी अजम्पशन के कारण, कॉस्ट कंडीशन के कारण या इलास्टिसिटी कंडीशन के कारण? तो इसका सही आंसर होगा कंसिस्टेंसी अजम्पशन के कारण। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच ऑक्यूर व्हेन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच के अंतर्गत कब होता है? तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई बराबर हो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो प्राइस ऑफ कॉस्ट के या प्राइस बराबर हो कॉस्ट के। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है ऑर्डिनल अप्रोच के केस में जहाँ पर MRS एक्स वाई इक्वल टू PX अपॉन PY हो।
फिर विच इलास्टिसिटी इज़ यूजफुल फॉर टैक्सेशन पॉलिसी, कर नीति के लिए कौन सी लॉज उपयोगी है? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी? तो इसका सही आंसर होगा प्राइस इलास्टिसिटी। कर नीति के लिए कौन सी लॉज उपयोगी है? प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है ए वर्टिकल डिमांड कर्व इंडिकेट्स, एक जो वर्टिकल डिमांड कर्व होता है वो क्या बताता है? परफेक्ट इलास्टिसिटी को, यूनिटरी इलास्टिसिटी को, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी को या इनफाइनाइट इलास्टिसिटी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? परफेक्ट इन इलास्टिसिटी को बताता है। वहीं जो हॉरिजॉन्टल होता है वो किसको बताता है? परफेक्ट इलास्टिसिटी को बताता है। अब देखिए आगे दे दिया है उन्होंने क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व क्या बताता है? परफेक्ट इलास्टिसिटी को बताता है। नेक्स्ट है हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो किससे संबंधित है? डिमांड थ्योरी से, प्रोडक्शन थ्योरी से, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से या पब्लिक फाइनेंस से? तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो है प्रोडक्शन थ्योरी से संबंधित है। अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, जो अवसर लागत की अवधारणा है इसको किसने लोकप्रिय बनाया है? बाइजर के द्वारा, मार्शल के द्वारा, केन्स के द्वारा, सैमुअल्सन के द्वारा? तो बाइजर के द्वारा इसको अवसर लागत की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया है। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर, जो स्पष्ट लागतें होती हैं वो क्या होती हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, मॉनेटरी पेमेंट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है या सोशल कॉस्ट होती है? तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं, स्पष्ट लागतें होती है, मॉनेटरी पेमेंट्स होती हैं। दूसरा इम्प्लिसिटी कॉस्ट इंक्लूड, जो अप्रत्यक्ष लागतें होती हैं उसमें क्या शामिल होता है? बेच पेड, रेंट पेड, ऑनर्स ऑन रिसोर्सेज या इलेक्ट्रिसिटी बिल? तो जो ऑनर का अपने रिसोर्सेज के ऊपर जो भी खर्चा होता है वह अप्रत्यक्ष लागतों में आता है या इम्प्लिसिटी कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन, नॉर्मल प्रॉफिट किस में शामिल होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, इम्प्लिसिट कॉस्ट में, फिक्स्ड रेवेन्यू में या टैक्स रेवेन्यू में? तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में शामिल होता है। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जब TRTC के बराबर हो, MRMC के बराबर हो, ARABC के बराबर हो या प्राइस MC के बराबर हो? तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो तब होता है जब TRTC के बराबर हो, सॉरी। नेक्स्ट है 97 नंबर का, इन मोनोपोली देयर इज, एकाधिकार में क्या होता है? नो बैरियर टू एंट्री, फ्री कंपटीशन, बैरियर टू एंट्री, होमोजेनियस सेलर्स? तो मोनोपोली में बैरियर टू एंट्री होती है, मतलब प्रवेश की बाधाएं। 98 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंबाइंस फीचर ऑफ, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोली एंड सोशलिज्म की, परफेक्ट कंपटीशन एंड डिलोपोली की, ओलिगोपोली एंड मोनोसोनी की? तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं होती है ना। मतलब डिफरेंट गुड होता है, डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच मॉडल एज्यूम सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट? इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो न्यूनतम लाभ बाधा के साथ विक्रय आय अधिकतम मानता है? तो जो बॉमल का मॉडल है वह सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पर आधारित है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, बट नॉट द लीस्ट, मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म मेनली इमर्ज ड्यू टू, फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांत मुख्यतः किस कारण उभरे हैं? एग्रीकल्चर ग्रोथ के कारण, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, डिक्लाइन इन ट्रेड या लेबर माइग्रेशन? तो इसका सही आंसर होगा जो फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांत है वह ओनरशिप और मैनेजमेंट के सेपरेशन के कारण इमर्ज हुए हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो सीरीज में जो हमारा इकोनॉमिक्स MPPSC इकोनॉमिक्स का जो पेपर 2 है उसके यूनिट 1 के चैप्टर 2 जिसमें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में हमने 100 MCQ सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप लोगों को ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो
अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो और ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद,